एडजी में वापस स्वागत है तुम्हारे पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज का शॉर्ट एपिसोड है सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के चैप्टर फेडरलिज्म पर। लगभग 10 से 15 मिनट में हम कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स को आराम से रिवाइज करेंगे। मैं हूँ हरी और मेरे साथ है स्नेहा। नोटबुक हो तो पास रख लो, लेकिन अगर तुम बस सुनना चाहते हो तब भी बिल्कुल ठीक है। जयपुर की अनन्या ने पिछले हफ्ते कहा था, फेडरलिज्म मतलब बस स्टेट्स को पावर देना है, और उसकी यही कंफ्यूजन आज हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, और हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे। पहले समझेंगे कि पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों होती है, फिर कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस कंपेयर करेंगे। उसके बाद इंडिया की यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, स्पेशल प्रोविजंस, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी, सेंटर स्टेट रिलेशंस और लोकल गवर्नमेंट तक जाएंगे। बीच-बीच में मैं तुम्हारे पॉसिबल डाउट्स पूछूंगी और हरी क्विक चेक पॉइंट्स देगा। एक बात याद रखो, फेडरलिज्म का कोर है पावर को अलग अलग लेवल्स पर बांटना, लेकिन यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों को साथ रखना। लेवल वन क्लियर। फेडरलिज्म एक ऐसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर सेंट्रल अथॉरिटी और कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स जैसे स्टेट्स या प्रोविंसेस के बीच डिवाइडेड होती है। आमतौर पर दो लेवल्स होते हैं, पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल अफेयर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स। दोनों लेवल्स अपने अपने सब्जेक्ट्स में इंडिपेंडेंटली पावर एक्सरसाइज करते हैं। इसका दोहरा ऑब्जेक्टिव है नेशनल यूनिटी को सेफगार्ड करना और रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, यानी एक मजबूत देश लेकिन रीजन्स की पहचान और जरूरतों का सम्मान भी। मुझे यहाँ एक सटल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। फेडरलिज्म केवल कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स लिख देने से काम नहीं करता। अलग अलग लेवल्स को पावर शेयरिंग के रूल्स पर अग्री करना होता है और म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए कि हर लेवल अपने हिस्से का पालन करेगा। अगर सेंटर हर बात में स्टेट्स को ऑर्डर करे तो फेडरल स्पिरिट कमजोर होगी। इसलिए एग्जाम आंसर में दो कीवर्ड्स जरूर लाना, एग्रीमेंट और म्यूचुअल ट्रस्ट। यही फेडरल सिस्टम को प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब दो रूट समझो। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में पहले से इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपनी सोवेरेंटी पूल करके सिक्योरिटी और कॉमन स्ट्रेंथ के लिए एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स आमतौर पर इक्वल पावर रखते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के सामने कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ा कंट्री अपनी पावर को नेशनल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के बीच डिवाइड करता है। इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इस कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिया को कमिंग टुगेदर बोलना कॉमन मिस्टेक होगा। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसलिए सेंटर कंपैरेटिवली मोर पावरफुल हो सकता है और सभी स्टेट्स की पावर्स आइडेंटिकल होना जरूरी नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर्स मिलती हैं। और बेल्जियम वाला एग्जाम्पल भी याद रखो, 1993 में रीजनल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पर डिपेंडेंट नहीं थी। इस बदलाव से बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल फॉर्म की ओर गया। नेक्स्ट चेक पॉइंट, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम का मेन डिफरेंस क्या है? यूनिटरी सिस्टम में सब यूनिट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं और सेंटर उन्हें डायरेक्शंस दे सकता है। फेडरल सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पावर्स होते हैं। वे अपने असाइन्ड मैटर्स के लिए सेंटर को आंसरेबल नहीं, बल्कि पीपल को आंसरेबल होती हैं। इस डिफरेंस को आंसर में केवल पावर डिवाइडेड लिखकर मत छोड़ना, ज्यूरिसडिक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी एक्सप्लेन करना। अब अपने मन में जवाब दो, जुरिस्डिक्शन का अर्थ क्या है? ये वह एरिया है जिस पर किसी अथॉरिटी का लीगल कंट्रोल होता है। ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री से या सब्जेक्ट मैटर से डिफाइन हो सकता है। फेडरलिज्म की फीचर्स में टू और मोर लेवल्स, सेम सिटीजन्स पर अलग जुरिस्डिक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा पावर्स की गारंटी, यूनिलेटरल चेंज पर रोक, डिस्प्यूट्स के लिए कोर्ट्स
और हर लेवल के लिए क्लियरली डिफाइंड रेवेन्यू सोर्सेज शामिल हैं। ये 6 पॉइंट्स लॉन्ग आंसर की बैकबोन बन सकते हैं। अब हम इंडिया वाले हिस्से में एंटर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन और प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन शब्द एक्सप्लिसिटली यूज नहीं किया, लेकिन इंडियन यूनियन फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इनिशियली 2 टियर्स थे, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। बाद में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के रूप में 3rd टियर जोड़ा गया। इसलिए इंडिया की स्ट्रक्चर को 3 लेवल्स में सोचो, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। 3 लिस्ट को एक सिंपल लॉजिक से समझते हैं। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस और करेंसी। इन पर पूरे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए, इसलिए यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाती है। स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन जैसे स्टेट तथा लोकल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं। इन पर स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बनाती हैं। लिखते समय सब्जेक्ट के साथ उसका रीजन भी जोड़ोगे तो आंसर ज्यादा क्लियर लगेगा। कॉनकरेंट लिस्ट में दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स लॉज बना सकती है। एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन और सक्सेशन इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर दोनों लॉज में कॉन्फ्लिक्ट हो तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, और जो सब्जेक्ट्स किसी भी लिस्ट में नहीं आते या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सामने आए सब्जेक्ट्स, वे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इन पर लेजिस्लेट करने की पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास है। चलो एक क्विक क्लासिफिकेशन करते हैं। डिफेंस किस लिस्ट में? यूनियन लिस्ट। पुलिस, स्टेट लिस्ट। एजुकेशन, कंकरेंट लिस्ट। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे नए सब्जेक्ट्स जो किसी लिस्ट में नहीं हो वे रेसिड्यूरी कैटेगरी में जा सकते हैं। ध्यान रहे लोकल गवर्नमेंट्स 3rd टायर हैं, लेकिन चैप्टर में लेजिस्लेटिव पावर्स की 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मुख्यतः यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच लिस्ट्स के रूप में समझाई गई है। ये डिस्टिंक्शन कई स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, इसलिए सभी स्टेट्स की पावर्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे स्टेट्स को आर्टिकल 371 के तहत कुछ स्पेशल प्रोविजंस मिले हैं। इनका संबंध पेक्यूलियर सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, इंडिजिनस पीपल्स के लैंड राइट्स, कल्चर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट से है। सोर्स में यह भी बताया गया है कि कुछ ऐसे स्टेट्स में नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स लैंड या हाउस नहीं खरीद सकते। इसे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका समझो। एक और एग्जाम पॉइंट, पार्लियामेंट अकेले फेडरल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के लिए दोनों हाउसेज में कम से कम 2/3 मेजॉरिटी और कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स की रैटिफिकेशन चाहिए। जुडिशरी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट पावर डिवीजन से जुड़े डिस्प्यूट्स पर डिसीजंस देते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेंट और कोर्ट्स, ये 3 सेफगार्ड्स याद रखो। स्नेहा, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, अगर एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है तो यूनियन कैबिनेट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्यों होता है? इसका स्मार्ट आंसर ये है कि किसी सब्जेक्ट की स्टेट लिस्ट में प्रेजेंस का अर्थ है कि स्टेट गवर्नमेंट्स उस मैटर पर लॉज बना सकती है। इससे यह ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता कि यूनियन लेवल पर उससे जुड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिस्कशन हो ही नहीं सकती। इसलिए लिस्ट को लॉ मेकिंग जुरिस्डिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। टाइटल देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कवर कर चुके हैं। एडजी में इस पॉइंट पर तुम एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चंस के साथ टेस्ट कर सकते हो या खुद को एक छोटा रिवीजन चैलेंज दे सकते हो। 3 सब्जेक्ट्स चुनो और रीजन सहित उनकी लिस्ट आइडेंटिफाई करो। सिर्फ आंसर देखना नहीं, पहले प्रेडिक्ट करो, फिर एक्सप्लेनेशन से वेरीफाई करो। फेडरलिज्म जैसे चैप्टर में एक्टिव रिकॉल रोट लर्निंग से ज्यादा यूजफुल है। अब सवाल है
इंडिया में फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर प्रैक्टिस में कैसे स्ट्रांग हुआ? पहला मेजर डेवलपमेंट था लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन। 1947 के बाद कई स्टेट्स की बाउंड्रीज और नेम्स बदले गए ताकि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक स्टेट में रह सके। कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के बजाय कल्चर, एथनिसिटी या जियोग्राफी के आधार पर बने, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। शुरुआत में डर था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स कंट्री को डिवाइड कर देंगे, लेकिन एक्सपीरियंस ने दिखाया कि उन्होंने यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को स्ट्रेंथन किया। दूसरा टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन कई लैंग्वेजेस की प्रोटेक्शन के लिए सेफगार्ड्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड हैं और स्टेट्स अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रख सकते हैं। इंग्लिश को 1965 के बाद ऑफिशियल पर्पसेस से हटाने की बात थी, लेकिन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स की मांग के बाद हिंदी के साथ इंग्लिश कंटिन्यू हुई। ये कमोडेशन फेडरल स्पिरिट का इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मैं यहाँ हल्का सा चैलेंज रखता हूँ। क्या लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब हिंदी को हर स्टेट पर इम्पोज करना है? नहीं। सोर्स साफ बताता है कि हिंदी प्रमोशन का अर्थ ये नहीं कि अलग लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट्स पर हिंदी इम्पोज की जा सकती है। इंडिया ने फ्लेक्सिबिलिटी और अकोमोडेशन का रास्ता अपनाया, जो श्रीलंका के एक्सपीरियंस से अलग था। एग्जाम में लैंग्वेज पॉलिसी स्ट्रेंथन यूनिटी जस्टिफाई करने के लिए लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन और इंग्लिश के कंटिन्यूएशन का एग्जाम्पल दे सकते हो। तीसरा फैक्टर है सेंटर स्टेट रिलेशंस। लंबे समय तक एक ही पार्टी सेंटर और अधिकतर स्टेट्स में रूल करती थी, इसलिए स्टेट्स हमेशा अपनी ऑटोनॉमी असर्ट नहीं कर पाती थी। कभी कभी सेंटर ने राइवल पार्टी वाली स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज भी किया। 1990 के बाद रीजनल पार्टीज का राइज और कोalition गवर्नमेंट्स का दौर आया। नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस करना पड़ा, जिससे पावर शेयरिंग और स्टेट ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट बढ़ा। We are entering the final major section now. Decentralization. इंडिया जैसे विशाल देश को केवल यूनियन और स्टेट लेवल से एफिशिएंटली चलाना कठिन है, क्योंकि स्टेट्स के अंदर भी बहुत डाइवर्सिटी और लोकल प्रॉब्लम्स होती है। जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका लॉजिक सिंपल है। लोकल पीपल अपनी लोकेलिटी की प्रॉब्लम्स बेहतर जानते हैं, रिसोर्सेज के यूज पर बेहतर आइडियाज दे सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1992 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ की डेट है। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के रेगुलर इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हुए। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स और एग्जीक्यूटिव हेड्स में रिजर्वेशंस रखे गए और कम से कम 1/3 पोजीशंस विमेन के लिए रिजर्व्ड हुई। हर स्टेट में इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। स्टेट गवर्नमेंट से अपेक्षा की गई कि वे लोकल बॉडीज के साथ कुछ पावर्स और रेवेन्यू शेयर करें, हालांकि इसका नेचर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। रूरल स्ट्रक्चर को 3 स्टेप्स में याद करो। विलेज या विलेजेस के ग्रुप के लिए ग्राम पंचायत होती है, जिसमें वार्ड मेंबर्स यानी पंच और प्रेसिडेंट यानी सरपंच होते हैं। ग्राम सभा में उस विलेज के सभी वोटर्स मेंबर्स होते हैं। यह ग्राम पंचायत के बजट और परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। कई ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति या ब्लॉक बनाती हैं और सभी पंचायत समितिज मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद बनाती हैं। अर्बन एरियाज में टाउन्स के लिए म्युनिसिपैलिटीज और बड़े सिटीज के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स से बनी बॉडीज हैं। म्युनिसिपैलिटी का पॉलिटिकल हेड म्युनिसिपल चेयरपर्सन और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉलिटिकल हेड मेयर कहलाता है। एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, लोकल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डेमोक्रेसी को डीपन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज खत्म हो गई।
इलेक्शंस रेगुलर हो सकते हैं, फिर भी पावर्स और रिसोर्सेज का ट्रांसफर पर्याप्त ना हो। और यही चैप्टर का बैलेंस्ड कंक्लूजन है। लोकल गवर्नमेंट्स ने पार्टिसिपेशन और विमेन्स रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई है, लेकिन ग्राम सभा हमेशा रेगुलरली नहीं होती। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने लोकल बॉडीज को सिग्निफिकेंट पावर्स या एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं दिए। इसलिए इंडिया अभी भी रियल सेल्फ गवर्नमेंट के आइडियल से दूर है। एग्जाम में केवल बेनिफिट्स लिखकर मत रुकना, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी लिखो। फेडरलिज्म की सक्सेस को कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक स्पिरिट और एक्चुअल एम्पावरमेंट तीनों के कॉम्बिनेशन से एक्सप्लेन करना चाहिए। स्मार्ट रिवीजन मूव। अगर 5 मार्क क्वेश्चन आए, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन, तो आंसर का ऑर्डर रखो। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन, स्टेट और लोकल टीयर्स, 3 लिस्ट्स, स्पेशल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जुडिशरी, फिर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशंस। हर पॉइंट के साथ छोटा एक्सप्लेनेशन दो। केवल हेडिंग्स की लिस्ट मार्क्स नहीं बनाती, कीवर्ड प्लस रीजनिंग मार्क्स सिक्योर करती है। फाइनल एक्टिव रिकॉल। फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या? यूनिटी और रीजनल डाइवर्सिटी का अकोमोडेशन। इंडिया किस टाइप की फेडरेशन? होल्डिंग टुगेदर। डिफेंस, पुलिस और एजुकेशन की लिस्ट्स। क्रमशः यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। 1992 अमेंडमेंट किससे जुड़ा है? डिसेंट्रलाइजेशन और स्ट्रॉन्गर थर्ड टियर। लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने कंट्री को तोड़ा या स्ट्रेंथन किया? चैप्टर के अनुसार उन्होंने यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया। अब बिना नोट्स देखे इन आंसर्स को बोलकर देखो। एक कॉमन मिस्टेक आखिरी बार, फेडरलिज्म को सिर्फ सेंटर और स्टेट्स की पावर शेयरिंग मत समझना। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट तीसरा टायर है और डिसेंट्रलाइजेशन ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। अगला छोटा चैलेंज लो, अपनी नोटबुक में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और लोकल गवर्नमेंट का 4 बॉक्स डायग्राम बनाओ। फिर हर बॉक्स में 2 एग्जाम्पल्स और एक की फीचर लिखो। अगर किसी बॉक्स पर डाउट अटक जाए, एडजी से उसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के रूप में टेस्ट कर सकते हो। तो आज का रिकैप। फेडरलिज्म में मल्टीपल लेवल सेम सिटीजन्स को गवर्न करते हैं, लेकिन उनकी ज्यूरिसडिक्शंस अलग और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोटेक्टेड होती है। इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट पावर्स बांटती हैं। स्पेशल प्रोविजंस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज अकोमोडेशन और कोलिशन पॉलिटिक्स ने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में मजबूत किया। और 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट्स तीसरे टायर के रूप में अधिक मीनिंगफुल बने। कॉमन मिस्टेक याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और प्रैक्टिकल एम्पावरमेंट एक ही चीज नहीं है। अब डायग्राम चैलेंज पूरा करो, अपने आंसर्स अलाउड एक्सप्लेन करो और कामली रिवाइज करते रहो। एडजी के साथ अगली स्टडी सेशन में फिर मिलेंगे। शुभकामनाएं।